Hello students, good morning. Students, today we are going to discuss a new topic, that is feature of 20th century literature. Students, ये टॉपिक आपके बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के 5th यूनिट में जो दो लिटरेरी एजेस दिए हुए हैं या लिटरेरी पीरियड्स दिए हुए हैं उसमें से ये दूसरा टॉपिक है। फर्स्ट जो लिटरेरी एज था द विक्टोरियन एज, मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है और आज उसी यूनिट का जो दूसरा लिटरेरी एज है या लिटरेरी फीचर है, फीचर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, वो कंप्लीट कराने जा रहे हैं। और इसके बाद ये जो 5th यूनिट है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं। तो अगर हम 20th सेंचुरी लिटरेचर की बात करें बच्चों, तो हमने लास्ट एज में या लास्ट जो लेक्चर में विक्टोरियन एज के बारे में आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज की जो टाइमिंग थी वो क्या थी, 1837 टू 1901। इट मीन्स 1901 में विक्टोरियन एज कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद से मॉडर्न एज स्टार्ट होता है, जिसको आप 20th सेंचुरी लिटरेचर भी कहते हैं। तो उस टाइम के लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं बिफोर पीरियड्स और 20th सेंचुरी पीरियड में, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट eras in the history of English literature. First half of 20th century, it means starting of 20th century, मतलब 1901 के बाद की जो टाइमिंग है वो फर्स्ट हाफ में आता है 20th सेंचुरी के। और ये बता रहा है कि 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो स्टार्टिंग टाइम है, इट वाज टोटली टर्बुलेंट टाइम, इट मीन्स डिस्टर्बेंट टाइम। उस समय बहुत सारे डिस्टर्बेंस थी अपने हिस्ट्री में या अपने सोसाइटी में या अपने लिटरेचर में। इट मार्क्स अ शार्प एंड क्लियर डिपार्चर फ्रॉम सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी एंड compromise and stability of Victorian period. It marks a sharp and clear departure from self कॉम्प्लेसेंसी। सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी क्या मतलब होता है बच्चों? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो ये बता रहा है कि जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें देखने को मिलता था, जो कंप्रोमाइज़ देखने को मिलता था, जो स्टेबिलिटी देखने को मिलती थी, कहाँ मिलती थी? विक्टोरियन पीरियड में। मैंने अभी आपको बताया कि 1901 में 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है, मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाता है, इससे पहले विक्टोरियन टाइम रहता है। तो वो कह रहा है कि जो सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी या सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कंप्रोमाइज़ और स्टेबिलिटी थी कहाँ? विक्टोरियन टाइम में। वो क्या हो रहा था? अब चेंज हो रहा था। अब नई नई चीज़ें अपने सोसाइटी में इंक्लूड हो रही थी या स्टार्ट हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। द ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, फ्रॉम ब्लाइंड फेथ टू रेशनल थिंकिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या चेंजेस देखने को मिल रहा था कि ओल्ड टू न्यू, मतलब पुरानी चीज़ों से हम किधर की तरफ बढ़ रहे थे? नई चीज़ों की तरफ। ट्रांजिशन मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। तो ये जो चेंजेस हो रहे थे कहाँ से कहाँ हो रहे थे? ओल्ड से न्यू की तरफ। पहले क्या होता था? ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ मीन्स जो भी आपको बोल दिया जाता था आप उसको बिना कोई आर्ग्यू किए, बिना कोई कमेंट किए आप उसको एक्सेप्ट कर लेते थे ईजिली। वो चेंज होकर के अब किस में आ रहा था? रेशनल थिंकिंग में आ रहा था। रेशनल थिंकिंग मतलब आर्ग्यू वाली चीज़ों में आ रहा था। अब लोग आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिए थे। ये कब की बात है? 20th सेंचुरी की। और आगे क्या है? इन जनरल मॉडर्निस्ट लिटरेचर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इसेंशियल ब्रेक विद द ट्रेडिशंस ऑफ लिटरेरी सब्जेक्ट, फॉर्म, कंसेप्ट एंड स्टाइल्स। क्या कर रहा है? अगर हम जनरली बात करें तो जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है या जो मॉडर्न लिटरेचर है या मॉडर्न एज का जो लिटरेचर है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी क्या विशेषताएं देखने को मिलती थी, क्या स्पेशल क्वालिटीज़ थी इसकी? कि ये ब्रेक विद ट्रेडिशंस ऑफ लिटरेरी सब्जेक्ट, मतलब ये ब्रेक कर रहा था। ब्रेक कर रहा मतलब टोटली डिपार्ट हो रहा था। किससे? ट्रेडिशनल जो
लिटरेरी सब्जेक्ट होते थे, जो ट्रेडिशनल राइटिंग के फॉर्म्स होते थे, जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, जो स्टाइल्स यूज़ करते थे वो लोग, उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा था या डिफरेंट हो रहा था। तो अभी इस पेज में हमने 3-4 फीचर्स के बारे में बात किया। पहले तो ये बात किया कि जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन था वो अब नहीं मिलता, कहाँ, 20th सेंचुरी में। और विक्टोरियन एज में जो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, जो कंप्रोमाइज़ देखने को मिल रहा था, वो भी अब चेंज हो रहा था। साथ ही साथ जो ओल्ड चीज़ें थी अब वो चेंज होकर न्यू में आ रही थी। जो ब्लाइंड फेथ था अब लोग उसके बारे में आर्ग्यू करने लग गए थे या रेशनल थिंकिंग रखने लग गए थे। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लिटरेरी सब्जेक्ट्स थे, जो उनके तौर तरीके थे या जो कंसेप्ट होते थे या जो राइटिंग स्टाइल होती थी, दे ऑल आर गोइंग टू चेंज। वो सारी की सारी चीज़ें चेंज होने के लिए जा रही थी। कहाँ? 20th सेंचुरी में। इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि 20th सेंचुरी की जो पोइट्री थी उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, या 20th सेंचुरी पोइट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग इन 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इज़ द रिवोल्यूशन इन द पोइटिक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। इट मीन्स कि 20th सेंचुरी में जो लिटरेचर था ना, उनके जो टेस्ट थे, उनके जो प्रैक्टिस थे, मतलब उनकी जो इंटरेस्ट था, उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो राइटिंग स्टाइल वगैरह थी, देयर वाज अ रिवोल्यूशनरी चेंज, मतलब एक क्रांतिकारी चेंज था उनके बीच में। मतलब वो ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब जो पीछे से या जो पिछले एजेस में लिखते हुए सब आ रहे थे, या जिस स्टाइल को फॉलो करते हुए आ रहे थे, या जिस सब्जेक्ट पे वो लोग लिखते आ रहे थे, उन सारी चीज़ों में चेंज देखने को मिल रहा था। कहाँ पे? 20th सेंचुरी पोइट्री में या लिटरेचर में। सो मॉडर्न पोइट्री इज इसेंशियली अ प्राइवेट आर्ट फॉर्म एंड इट कंटेन्स अ स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल पोएट्स। तो क्या कह रहा है कि इस तरह से अगर हम देखें, चेंज देखें, क्योंकि पहले के लिटरेचर में देखेंगे या पहले के जो एजेस में लिटरेचर लिखे गए थे उसमें क्या था प्राइवेट जैसी चीज़ें नहीं रहती थी। लोग सोसाइटी को पूरा बेस बना करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेटनेस या इंडिविजुअलनेस ज़्यादा बढ़ता गया। और इसमें जो पोइट्री लिखी गई, ये पोइट्री कैसी थी? प्राइवेट थी। और ये कंटेंस, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती थी? स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल पोएट्स, मतलब पोएट अपनी खुद की इंडिविजुअल थिंकिंग या अपनी फीलिंग लिखता था। मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज़। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या टेंडेंसीज़ हैं। तो देखते हैं, अब फीचर्स इसके देखते हैं। तो पहला जो फीचर है मॉडर्न पोइट्री का, तो वो है डाइवर्सिटी या डाइवर्स वैरायटी ऑफ थीम्स। ये डाइवर्सिटी ऑफ थीम्स भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि पोइट्री टुडे कैन बी रिटन ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट। मतलब 20th सेंचुरी लिटरेचर में या 20th सेंचुरी टाइम में जो पोएट था वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पोइट्री लिख सकता था। मतलब उसके लिए देयर इज़ नो स्पेशल सब्जेक्ट या देयर इज़ नो स्पेशल थिंग दैट ही शुड राइट ऑन दैट थिंग। उसके लिए एवरीथिंग वाज स्पेशल, वो किसी चीज़ के लिए भी लिख सकता था। मॉडर्निस्ट पोइट्री इज़ द यूज ऑफ न्यू एंड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, थीम्स एंड इश्यूज। मॉडर्निस्ट जो पोइट्री थी उनके लिए सब्जेक्ट जो थे, उनके इश्यूज जो थे, उनके जो थीम्स थे, उसका एक वाइड एरिया था। मतलब वो कोई इसी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे, वो पूरे वर्ल्ड में देखते थे कहाँ पे कोई चीज़ दिख रही है, उनको जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी गई या जो चीज़ उनको पसंद आ गई वो उसी पे पोइट्री लिख देते थे। ट्रेडिशनल पोइट्री वाज लिमिटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। अब हम बात करें ट्रेडिशनल पोइट्री की, मतलब 20th सेंचुरी के पहले की पोएम्स के बारे में बात करें या पोइट्री की बात करें, तो दे वर लिमिटेड टू यूनिवर्सल सिग्निफिकेंट। मतलब उनके सब्जेक्ट कैसे होते थे? दैट आर रिलेटेड टू यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखते थे कौन? ट्रेडिशनल जो पोएट थे या ट्रेडिशनल जो पोइट्री लिखी गई, उनका सब्जेक्ट क्या होता था? सम यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, कोई ऐसा पॉइंट जिसके बारे में पूरी यूनिवर्सल थिंकिंग उसमें हो, या उसमें पूरे संसार या ब्रह्मांड की बात की जाए। लेकिन फॉर मॉडर्न पोएट्स
लेकिन जो मॉडर्न पोएट्स हैं, जो 20th सेंचुरी के जो पोएट हैं, द होल यूनिवर्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कंपोजिशन। देखिए इन दो लाइनों में डिफरेंस देखने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाली लाइन में क्या कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल पोएट्री थी या ट्रेडिशनल जो पोएट थे, मतलब 20th सेंचुरी के पहले वाले टाइम में जो पोएम्स लिखी गई उसमें सब्जेक्ट किससे रिलेटेड होता था, सम यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, जबकि मॉडर्न टाइम में पूरा यूनिवर्स ही एक सब्जेक्ट था उनके पोइट्री का। दे राइट ऑन थीम्स ऑफ रियल लाइफ, और जो मॉडर्न टाइम के जो पोएट्स थे वो किस थीम पे लिखते थे, रियल लाइफ, मतलब रियलिटी से रिलेटेड थे। रियलिज्म की बात करेंगे, जो अगला पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है रियलिज्म। अभी हमने ऊपर बात किया रियल लाइफ की बात करते थे, तो अब उनके पोएम में हमें क्या देखने को मिलता था, रियलिज्म। द पोइट्री ऑफ 20th सेंचुरी इज मार्क्ड विद अ नोट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म अभी आपको बता दिया, द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ। तो ये रियलिज्म से रिलेटेड थी पोइट्री इनकी। द मॉडर्न पोएट सीज लाइफ एंड पेंट्स इट एज इट इज़ विद ऑल इट्स ब्यूटी एंड अगलीनेस। क्या लाइन बोल रहा है, बहुत अच्छी सुंदर सी लाइन है कि मॉडर्न पोएट सीज लाइफ एंड पेंट्स इट एज इट इज़, मतलब वो लाइफ को देखते थे और बिल्कुल उसको इसी तरह से पेंट करते थे। पेंट करने का मतलब राइटिंग का काम भी हो गया, ये नहीं पेंटिंग का ही। तो राइटिंग, वो जैसी लाइफ को देखते थे वैसे ही लाइफ को लिखते थे, विद ऑल इट्स ब्यूटी एंड अगलीनेस। अगर लाइफ में ब्यूटी है तो वो ब्यूटी के बारे में लिखते थे, अगलीनेस है तो अगलीनेस, अगलीनेस मतलब भद्दापन, बैड थिंग्स। तो अगर चीज़ें बुरी हैं तो उसके बारे में भी लिखते थे, अच्छी हैं तो उसके बारे में भी लिखते थे। ही टीयर्स द वेल विच द रोमांटिक्स हैड हंग कर लेना बच्चों इसको, हंग बिटवीन लाइफ एंड आर्ट। उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने उस वेल को मतलब पर्दे को, घूंघट को भी बोल देते हैं, उस पर्दे को उन्होंने फाड़ दिया। टीयर्स मतलब फाड़ देना, हटा देना। उस पर्दे को फाड़ दिया। कौन से पर्दे को, जो कि रोमांटिक्स, जो मतलब जो रोमांटिक राइटर हुआ करते थे, जिन्होंने उस पर्दे को लगा रखा था किसके बीच में, लाइफ एंड आर्ट के बीच में। लाइफ मतलब रियल लाइफ और आर्ट के बीच में। बच्चों अगर आपने रोमांटिक एज पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा था कि रोमांटिक एज वाले जो है ना, इमेजिनेशन बेस्ड होते थे, मतलब इमेजिनेशन पे लिखते थे। वो अपने इमेजिनेटिव थिंकिंग को अपने आर्ट्स में, अपने राइटिंग में स्पेस देते थे। तो वो रियल लाइफ को नहीं लिखते थे। तो उन्होंने रियल लाइफ और लिटरेचर या आर्ट के बीच में एक पर्दा लगा दिया था, इमेजिनेशन वाला। लेकिन 20th सेंचुरी में जो पोएट आए या जो आर्टिस्ट आए, उन्होंने उस पर्दे को क्या कर दिया, हटा दिया या फाड़ दिया। फिर अगले पॉइंट की बात करें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड गिब्सन आर द पोएट्स ऑफ रियलिज्म इन मॉडर्न पोइट्री। अब 2-3 पोएट्स ऐसे हैं जो फेमस हैं रियलिज्म के बारे में, या जो अपनी पोइट्री में रियलिज्म को ज़्यादा स्पेस देते हैं। उसमें से ही एक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा है गिब्सन। अगला जो फीचर है मॉडर्न पोइट्री का, वो है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब बच्चों मेलंकली। मेलंकली का मतलब हो गया सैडफुल थॉट या सैडफुल टोन। तो बात करते हैं, देयर इज़ अ नोट ऑफ पेसिमिज्म एंड डिसइल्यूजनमेंट इन द मॉडर्न पोइट्री। तो डिसइल्यूजनमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, डिससेटिस्फेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो मॉडर्न पोइट्री में हमें 2 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। क्या है वो, पेसिमिज्म और डिसइल्यूजनमेंट। द मॉडर्न पोएट हैज़ रियलाइज्ड द पेटीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द ट्रेजेडी एंड सफरिंग ऑफ पुअर। तो जो मॉडर्न पोएट्स थे वो क्या रियलाइज़ करते थे, पेटीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पेटीनेस मतलब क्या हो गया, तुच्छता, मीननेस या लोनेस, मतलब निम्न स्तर फील करते थे। किसको, मॉडर्न लाइफ, ह्यूमन लाइफ के जो चीज़ें होती थी उसमें कितनी लोनेस है या कितनी पेटीनेस है उसके बारे में वो जानते थे, उसको फील करते थे। और उनकी ट्रेजेडी के बारे में भी जानते थे कि इनकी लाइफ में क्या क्या ट्रेजेडीज़ हैं, और उनकी सफरिंग के बारे में भी जानते थे। और इन्हीं चीज़ों को अपने आर्ट में, अपने लिटरेचर में, अपने वर्क में क्या करते थे, स्पेस देते थे। तो जो मॉडर्न पोएट थे वो क्या करते थे, अपनी पोइट्री में सैडफुल थॉट या डिसइल्यूजनमेंट या पेसिमिज्म भी रखते थे या मेलंकलिक नोट भी रखते थे। पोइट्री एज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग हैज़ बिकम ऑटमनल इन टोन। ऑटमनल मतलब बच्चों सैडफुल, वही मेलंकली
पोइट्री, जैसा कि पोइट्री को जाना जाता है कि पोइट्री क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। पोइट्री के माध्यम से पोइट्री एज ए मीडियम एक्सप्रेस आवर फीलिंग। पोइट्री हमारी फीलिंग्स को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। तो अब ये फीलिंग जो है ना किस टोन में आ गई थी, ऑटमनल टोन में। मतलब जब मॉडर्न टाइम आया तो हमारी ये जो फीलिंग एक्सप्रेस करने की चीज़ें थी ना, ये कैसी हो गई, मेलंकलिक हो गई। मतलब अब इसमें सैडफुल थॉट या सैडफुल नोट देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि दे आर रिलेटेड टू रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ नॉट एज गुड एज वी सीन इन रोल लाइफ, सॉरी रियल लाइफ एंड रोल लाइफ। तो बात करें कि रियल लाइफ जो है रोल लाइफ से, जो जैसे हम फीचर्स में देखते हैं, जैसे मूवीज़ में देखते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। तो अगर वो रियल लाइफ की बात करेंगे तो दे विल टॉक अबाउट सैडफुल थिंग्स, दे विल टॉक अबाउट ट्रेजेडीज, सफरिंग ऑफ पुअर पीपल, देन द टोन विल बी ऑटमनल या मेलंकलिक। तो वही बात ये कह रहा है कि जो पोइट्री थी जो एक्सप्रेस करती है हमारी फीलिंग्स को, अब ये कैसी हो गई थी, मेलंकलिक हो गई थी। कहाँ? 20th सेंचुरी लिटरेचर में या 20th सेंचुरी टाइम में या मॉडर्न टाइम में। और इस ऑटमनल टोन के लिए या पेसिमिज्म के लिए कुछ राइटर्स फेमस थे, जिसमें से एक है थॉमस हार्डी, एक है हेक्सले, एक है टी.एस. इलियट, जिसकी एक पोएम है आपकी कोर्स में प्रिल्यूड। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ देखो ये सोसाइटी के पेसिमिज्म को या मेलंकली को कैसे शो करता है अपने वर्क्स में। तो ये पेसिमिज्म भी एक उसकी क्वालिटी थी। अब अगली जो बात कर रहे हैं, जो अगला फीचर है मॉडर्न पोइट्री की, वो है नेचर। नेचर की बात करें बच्चों तो नेचर सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता था, रोमांटिक पोएट्स के वर्क्स में। लेकिन नेचर सभी प्रकार के जो पोएट्स थे या सभी एजेस के जो पोएट्स थे उनके वर्क्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बात करें कि मॉडर्न टाइम में या 20th सेंचुरी लिटरेचर में नेचर का क्या रोल था, तो नेचर अट्रैक्ट्स द मॉडर्न पोएट नो लेस देन द पोएट्स ऑफ अर्लियर एजेस। अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्लियर एजेस मतलब जो रोमांटिक टाइप के जो पोएट्स रहे या उसके आसपास के जो पोएट्स रहे, वो किससे, नेचर से कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट था, नेचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उन लोगों के ऊपर। लेकिन जो ये अपने विक्टोरियन एज के बाद जो मॉडर्न टाइम आया, उसमें जो पोएट्स हुए या उसमें जो राइटर्स हुए, इनके ऊपर भी नेचर का अच्छा खासा इम्पैक्ट था। तो इसीलिए लिखा है कि नेचर अट्रैक्ट्स द मॉडर्न पोएट नो लेस देन द पोएट्स ऑफ अर्लियर एजेस। पहले वाले एजेस के जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, उनसे उनके ऊपर जो प्रभाव था उनसे कम प्रभाव 20th सेंचुरी के जो पोएट हैं उनके ऊपर नहीं था। मतलब लगभग सेम इम्पैक्ट था किसका, नेचर का। फॉर द मॉडर्न पोएट नेचर इज़ नॉट अ मिस्टिक बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एजेस, रोमांटिक एज और मॉडर्न एज की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो रोमांटिक एज के पोएट्स होते थे वो नेचर को कैसा मानते थे, मिस्टिक मानते थे। मतलब देयर इज़ सम मिस्टीरियस थिंग्स, देयर इज़ सम मिस्ट्री, देयर इज़ सम नेचुरल पावर एंड दे कंसिडर या दे एक्सेप्ट द नेचर एज द गॉड या डिवाइन पावर। ये कौन मानता था, ये मानते थे रोमांटिक एज के पोएट्स। लेकिन मॉडर्न एज के पोएट ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो मॉडर्न एज के जो पोएट थे या जो 20th सेंचुरी के पोएट थे, उनके लिए नेचर इज़ नॉट अ मिस्टिक, ही डज नॉट फाइंड एनी स्पिरिचुअल मीनिंग इन नेचर। अभी मैंने बताया था कि रोमांटिक एज वाले क्या करते थे कि ये मानते थे कि देयर इज़ सम स्पिरिचुअल पावर इन द नेचर। वो मानते थे नेचर में कुछ स्पिरिचुअल पावर है, डिवाइन पावर है। बट फॉर द 20th सेंचुरी टाइम या फॉर द मॉडर्न पोएट देयर इज़ नो स्पिरिचुअल पावर इन द नेचर। वो ये नहीं मानते थे कि वहाँ कोई स्पिरिचुअल पावर है। दे फील्स द जॉली एट द साइट ऑफ नेचर्स लवलीनेस। वो क्या करते थे, नेचर के लवलीनेस को, नेचर की ब्यूटी को वो क्या करते थे, महसूस करते थे, उसमें वो हैप्पीनेस फील करते थे, जॉली हैप्पीनेस। He gives a clear picture of birds, clouds, landscapes, sea and countryside in his poetry। जो मॉडर्न टाइम के जो पोएट्स होते थे वो क्या करते थे, अपने पोइट्री में क्लियर पिक्चर देते थे। किसका, बर्ड्स का, क्लाउड्स का, लैंडस्केप का, सी, कंट्री साइड, मतलब नेचुरल जो ब्यूटीज़ देखने को उनको मिलती थी उसका वो एकदम क्लियर पिक्चर देते थे। ओके, तो वहाँ वो इमेजिनेटिव थिंकिंग या अपने इमेजिनेटिव पावर का यूज़ नहीं करते थे। जो चीज़ें जैसी हैं दे एक्सप्लेन देम एज इट इज़।
उनको वो वैसे के वैसा ही एक्सप्लेन कर देते थे। तो नेचर का भी देख लिया आपने। अगला जो फीचर है मॉडर्न पोएट का या मॉडर्न पोइट्री का, वो है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक नोट। मॉडर्न पोइट्री इज मार्क्ड विद अ नोट ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेटिक फीलिंग। ह्यूमैनिटेरिज्म क्या होता है बच्चों? मानवतावादी, और डेमोक्रेटिक आपको पता है गणतंत्र। तो मतलब जो मॉडर्न एज के टाइम के जो पोएट हुए या जो 20th सेंचुरी लिटरेचर के जो पोएट्स हुए, वो क्या करते थे? अपने वर्क्स में मानवतावादी या ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते थे। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दे वर इंटरेस्टेड इन पुअर लाइफ पीपल या द लाइफ ऑफ पुअर पीपल। तो उनके बारे में जब वो बात करते थे तो सीधी सी बात है, जब वो पुअर पीपल के बारे में बात करेंगे तो वो मानवतावादी विचारधारा लेकर के आएंगे। तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पुअर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, वो रियल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके वर्क्स में हमें ह्यूमैनिटी देखने को मिलती थी, या ह्यूमैनिटेरिज्म भी देखने को मिलता था, या उनके वर्क्स में हमें डेमोक्रेटिक थिंकिंग भी देखने को मिलती थी। द मॉडर्न पोएट इज़ इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स। अभी मैंने आपको बताया कि दे वर इंटरेस्टेड इन पुअर पीपल। तो वो लोग किस में इंटरेस्ट रखते थे? लेबर वर्क जो होते थे, या लेबर जो कैटेगरी होती थी, या जो वर्कर्स की कैटेगरी होती थी, दे वर इंटरेस्टेड इन दोज। सो दे एक्सप्लेन in their poetry or in their work about those people. They are mainly interested in the common man and his suffering. अभी मैंने बताया वही बात वापस से रिपीट हो रही है कि जो मॉडर्न टाइम के जो पोएट्स हुए या जो लिटरेचर लिखने वाले हुए, they were interested in common man and their suffering. उनके बारे में लिखते थे, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते थे। जो अनदर फीचर है अपनी मॉडर्न पोइट्री का, वो है रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस, बट इवन इन दिस साइंटिफिक एज वी हैव पोएम्स रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। मॉडर्न एज को कैसा एज माना जाता है? साइंटिफिक एज। देयर वर scientific discoveries, there were so many things that was discovered in modern time. So साइंटिफिक एज होने के बावजूद भी उनकी जो पोएम्स थी, उनके पोएम्स में हमें किसके बारे में चीज़ें देखने को मिलती थी, या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी? रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। मतलब दे वर इंक्लूडेड इन दोज पोइट्री। कौन कौन सी चीज़ें? रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। आगे बात करें डिक्शन एंड स्टाइल। जो मॉडर्न टाइम के जो पोएट्स थे या जो पोइट्री थी, उनकी डिक्शन या उनकी स्टाइल, मतलब राइटिंग स्टाइल कैसी हुआ करती थी? तो मॉडर्न पोएट्स हैव अ प्रेफरेंस फॉर सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया था रोमांटिक टाइप्स के जो पोएट होते थे या रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे, वो क्या करते थे? इमेजिनेटिव थे। वो इमेजिनेशन बेस्ड लिखते थे। मतलब वो अपने लैंग्वेज को कैसा आर्टिस्टिक बना देते थे, इमेजिनेटिव बना देते थे। बट मॉडर्न टाइप के जो पोएट्स हुए या मॉडर्न एज के जो पोएट्स हुए, वो लोग किसको प्रेफर करते थे? सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन। वो अपनी पोएट्री में सिंपल चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे और डायरेक्ट करते थे। अभी मैंने आपको बताया दे एक्सप्लेन एवरीथिंग एज इट इज़। वो चीज़ों को जैसा है वैसा ही एक्सप्लेन कर देते थे, तो मतलब डायरेक्ट एक्सप्रेशन था उनका। मॉडर्न पोएट्स हैव चूजन टू बी फ्री इन द यूज ऑफ मीटर। मैंने आपको लिटरेरी एजेस जब पढ़ाए थे या लिटरेरी टर्म्स जब मैंने पढ़ाया था, तो उस लिटरेरी टर्म्स के टाइम पे मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था फ्री वर्स, और उससे रिलेटेड एक और पढ़ाया था टर्म ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में मैंने आपको वहाँ डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो मैंने आपको बताया था ब्लैंक वर्स क्या था? जिसमें राइम स्कीम नहीं थी लेकिन मीटर था, और फ्री वर्स में न तो राइम स्कीम थी और न ही मीटर था। और मॉडर्न एज के जो पोएट हुए, वो क्या करते थे? वो अपनी राइटिंग में फ्री वर्स यूज़ करते थे। मतलब दे वर फ्री इन यूज ऑफ मीटर, मतलब मीटर की बाध्यता उनके ऊपर नहीं थी। दे हैव फॉलोड फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टेकल ऑफ वर्स। मतलब वो वर्स के या आर्ट के या लिटरेचर के जो रूल्स रेगुलेशन थे, उसमें वो अपने आप को बाउंड नहीं रखते थे, अपने आप को बांध के नहीं रखते थे, वो फ्री रखते थे अपने आप को। वर्स रिदम इज रिप्लेस्ड बाई सेंस रिदम। सेंस रिदम आ गया किसकी जगह पे? वर्स रिदम। वर्स रिदम में क्या होता है कि आप मीटर को देखते हुए, टोन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। लेकिन सेंस रिदम में क्या होता है? आप अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। देयर इज़ नो मीटर, देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम।
मतलब आप फ्री माइंड से जो आपके मन में आया वो लिख दीजिए। तो वो जो है वर्ड्स रिदम की स्पेस को या उस स्थान को कौन ले लेता है? सेंस रिदम। कहाँ? मॉडर्न टाइम में। देयर हैव बीन ब्लैंक वर्स पोएम, अभी मैंने आपको बताया था ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स के बारे में। पिक्टोरियल पोएम्स, रिमिक्स्ड रिदम्स एंड सो ऑन, मतलब मॉडर्न टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे ब्लैंक वर्स पोएम्स देखने को मिल जाएंगी। पिक्टोरियल मतलब जैसी चीज़ें हैं वैसे एकदम उसको एक्सप्लेन कर देना, इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। रिमिक्स्ड रिदम्स मिल जाएंगे और बहुत सारी और चीज़ें। तो ये हमने बात किया मॉडर्न टाइम की जो पोइट्री है, इसके जो फीचर्स हैं, इसमें जो चेंजेस हैं उसके बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉडर्न टाइम के जो प्रोज हुए या जो नॉवेल्स हुए उनके बारे में। तो प्रोज हैज़ रिमार्केबली डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में प्रोज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप में लोगों के सामने आया। द मॉडर्न राइटर्स एम एट अचीविंग द सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। और जो मॉडर्न राइटर हुए वो उनका मेन एम क्या था? टू अचीव सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज लिखें ताकि वो सिंपल से सिंपल पर्सन भी उसको पढ़ करके समझ जाए और उनकी एक्सप्रेशंस ऐसे हों कि एक बार में ही लोगों को समझ में आ जाए। मतलब दे डोंट वांट टू यूज फिगरेटिव लैंग्वेज, मतलब वो इधर उधर की आर्टिफिशियल लैंग्वेज या आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहते थे। दे वॉन्ट टू यूज द कॉमन पर्सन लैंग्वेज, द क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, द सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। नॉवेल बिकम इमेंसली पॉपुलर एट द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी। अब जब 19th सेंचुरी कंप्लीट होती है, 20th स्टार्ट होती है, तो नॉवेल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या इम्पॉर्टेंट प्लेस ले लेती है। कहाँ? 20th सेंचुरी में या मॉडर्न टाइम में। इससे पहले क्या होता था कि पोइट्री और ड्रामा, आप बात करेंगे एलिजाबेथन टाइम में जब शेक्सपियर का टाइम था, तो उस समय में ड्रामा ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। ड्रामा ही ड्रामा चारों तरफ दिख रहा था। जब हम रोमांटिसिज्म में आ जाएंगे वर्ड्सवर्थ के टाइम में या किड्स के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, तो हमें पोइट्री का ही ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, पोइट्री का ज़्यादा रोल देखने को मिलता है सोसाइटी में। लेकिन जब हम 20th सेंचुरी में आएंगे तो यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा रोल है? वो है नॉवेल का। नॉवेल अब ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, किससे? पोइट्री और ड्रामा से भी ज़्यादा। और लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गए थे, पढ़ने लग गए थे, क्योंकि नॉवेल जो थे ये वेरियस टाइप के जो पर्सन्स होते थे, उनके जो टेस्ट होते थे, उनके जो टेम्परामेंट्स होते थे, उस पर बेस्ड होते थे। अगला जो फीचर है वो है द 20th सेंचुरी नॉवेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन बिलीव्स एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ आफ्टर द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो द 20th सेंचुरी नॉवेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन बिलीफ एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। तो जो 20वीं शताब्दी का या जो मॉडर्न टाइम का जो ये था नॉवेल्स, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? पॉलिटिकल आइडियाज़ के देखने को चेंजेस आ गए। और ये चीज़ें कब देखने को मिली? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो गई हमारे सोसाइटी में। नेक्स्ट जो एक फीचर है वो हमारे मॉडर्न टाइम का या मॉडर्न लिटरेचर का, वो है साइंस फिक्सन। तो साइंस फिक्सन क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लें बच्चों। द स्टोरीज विच आर बेस्ड ऑन डेवलपमेंट्स इन साइंस टेक्नोलॉजी आर नोन एज साइंस फिक्सन। ऐसी स्टोरीज या ऐसा आर्ट या ऐसा लिटरेचर जो किससे रिलेटेड हो? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो कहलाता है साइंस फिक्सन। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन साइंस मेनी राइटर्स हैव टर्न टू द सब्जेक्ट ऑफ साइंस इन देयर राइटिंग। अब साइंटिफिक एज था, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडर्न एज इज़ नोन एज द साइंटिफिक एज। तो जब साइंटिफिक एज था तो सीधी सी बात है, साइंटिफिक एज है तो साइंस की तरफ सभी लोग मुड़ेंगे, क्योंकि एक फ़्लो के अकॉर्डिंग सब चलना पसंद करते हैं। तो जो उस टाइम के जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट दिखाया और साइंटिफिक राइटिंग की तरफ उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखा करके साइंटिफिक राइटिंग को अपने आर्ट में, अपने लिटरेचर में, अपने राइटिंग में स्पेस देने लग गए। तो बच्चों, ये कुछ फीचर्स थे मॉडर्न टाइम के लिटरेचर में जो चेंजेस आए, जो न्यू थिंग्स हमें देखने को मिली, तो इनके बारे में आज हमने बात किया। और इसी लेक्चर के साथ बच्चों अपना जो 5th यूनिट है फर्स्ट पेपर का, वो होता है कंप्लीट, क्योंकि हमने 5th यूनिट का जो 2 टॉपिक हैं उसमें पहले टॉपिक में हमने लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात किया था, वो कंप्लीट कर दिया, उसका PDF आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया।
और उसका जो दूसरा टॉपिक था वो था लिटरेरी पीरियड। लिटरेरी पीरियड में मैंने आपसे विक्टोरियन एज के बारे में पहले भी बात कर लिया, उसका मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दिया है। और आज के लेक्चर में हमने आपको 20th सेंचुरी लिटरेचर के बारे में बात कर लिया और इसका भी PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज आपका 5th यूनिट कंप्लीट होता है और मैं आप लोगों को इतना ही सजेस्ट करूंगा, आप लोग एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और उसमें जो आपको मैटर्स दे दिए गए हैं उसको आप मेंटेन कीजिए, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर रहें। और एग्ज़ाम में आपको बस इतना ही पढ़ना है, इस यूनिट से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ना है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना है। आगे की क्लास में हम अपनी पोइट्री स्टार्ट करेंगे या अपने पोएम से रिलेटेड या अपने ड्रामा से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।